गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनलाइट स्टडीज के। आज है 24 मई 2021। 24 मई 2021 को हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके में साइंस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे। तो आज हम लोग साइंस पर बात करेंगे, जो आपके लिए कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो हम लोग करंट अफेयर में बात करेंगे उसके प्रत्येक पॉइंट को आप लोग सुनिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगी। अगर आप लोग हमारा चैनल सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो एनालाइज करंट अफेयर स्टैटिक जीके 22 आसान के नाम से सर्च करेंगे तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस पर आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर के प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। वो कहने के लिए 10 होंगे, लेकिन आपके तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत हम लोग कई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के शो पर। उसके साथ साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। DRDO ने हाल ही में कौन सी किट विकसित की है? तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? DRDO ने हाल ही में कौन सी किट विकसित की है? तो पहले तो हम लोग DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO को फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसकी स्थापना 1958 में हो गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है, सतीश रेड्डी हैं इसके अध्यक्ष, सतीश रेड्डी। मुख्यालय दिल्ली और स्थापना 1958। तो आइए अब चलते हैं आज के प्रश्न के उत्तर पर। तो DRDO ने कौन सी किट विकसित की है? तो पहला प्रश्न है, इसका ऑप्शन पहला है 2DG, ऑप्शन बी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। DRDO ने कौन सी किट विकसित की है? एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। कौन सी है? एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने तो जान लिया एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तो विकसित कर दी है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? यह जो किट है ये 75 मिनट में, ठीक है, 75 मिनट में ये कोरोना के जांच का रिजल्ट दे देगी। 75 मिनट अर्थात 1 घंटे 15 मिनट में, 1 घंटे 15 मिनट में ये दे देगी। ठीक है, कोरोना के पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। इसको विकसित किसने किया है? DRDO ने, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। और DRDO ने हाल ही में कोरोना के संक्रमण के समय लॉन्च किया था 2DG वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म क्या है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये एक प्रकार का ग्लूकोज पाउडर है जो मनुष्य के जो अंदरूनी शक्ति है, जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है, उसको मजबूती दे रही है। इसको लॉन्च कर दिया है किसने? DRDO ने। तो इसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दोस्तों अब इसी के साथ चलेंगे आज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किसका कोरोना का पूरा खर्च उठाने की बात की है? तो किसने की है? हरियाणा सरकार ने किया है कोरोना का पूरा खर्च उठाने के लिए बात। तो किसके लिए किया गया? पहले तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है BPL धारक। BPL धारक का मतलब गरीबी रेखा से नीचे। कौन है? गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे के धारकों को कहा है हरियाणा सरकार ने उनका खर्च उठाने के लिए। यह तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन क्या हम लोग का इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को परीक्षा क्रैक नहीं पास करनी है। हम लोगों को अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। तो चलिए चलते हैं, बाकी आप दोनों को डिस्कस करते हैं। CM कोरोना उपचार ये कहाँ की है? मुख्यमंत्री कोरोना उपचार योजना ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई है। और उसके बाद कोविड जीवन बीमा ये किस सरकार ने चलाई है? कोरोना के मरीजों का जीवन बीमा पहली बार कहां शुरू हुआ है? गोवा से। ठीक है, गोवा सरकार ने चलाई है। किसने चलाई है? गोवा सरकार ने। और कोविवैन योजना कोरोना के मरीजों को जो दूर दराज के हैं उनको उनके
स्वास्थ्य के चेकअप के लिए और उनके इलाज के लिए अच्छी से अच्छी मुहैया व्यवस्था कराई जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने, किसने, दिल्ली सरकार ने कोविवैन योजना चालू की है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न। देशों ने आपसी सहयोग से परमाणु संयंत्र तियानवान और सुदापू स्थापित करेंगे। तो क्या है परमाणु संयंत्र, ठीक है, ये कहां पर स्थापित हो रहा है, ये चीन का अब तक का स्थापित होने वाला सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र हो जाएगा। ये स्थापित होने के बाद चीन में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र चीन का हो जाएगा। कौन सा, तियानवान और सुदापू। ये किस किस देशों के सहयोग से बनाया जा रहा है, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसका सही कौन जाएगा, ए व बी दोनों, क्योंकि चीन और रूस ये आपस में समझौता करके तियानवान और सुदापू ये दो परमाणु संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। यह तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन अन्य बातें हम लोग जानते हैं। चीन की वैक्सीन थी सिनोफार्म, ठीक है, सिनोफार्म, जिसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपातकालीन स्थिति के लिए मंजूरी दे दी है। किसको, सिनोफार्म वैक्सीन को। ये कहां की वैक्सीन है, चीन की है, और ये चीन की प्रथम वैक्सीन है, ठीक है। रूस की पहली वैक्सीन थी स्पुतनिक। कौन सी, स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक वी थी पहली वैक्सीन, स्पुतनिक वी। और उसके बाद 12 से ये बच्चों के लिए बनाई गई है। कहाँ की, कनाडा में बनाई गई 12 से अधिक बच्चों के लिए। कौन सी, फाइजर बायोटेक। कौन सी, फाइजर बायोटेक, ठीक है, बायोटेक। ये किसकी वैक्सीन है, कनाडा की, जिसमें बच्चों के लिए पहली वैक्सीन बनाई थी फाइजर बायोटेक, किसने, कनाडा ने। और युवाओं के लिए रूस ने बनाई है स्पुतनिक वी, ठीक है, युवा के लिए। और एक डोज वाली रूस ने बना दी है स्पुतनिक लाइट। कौन सी, स्पुतनिक लाइट, जो एक डोज वाली पहली वैक्सीन है। और रूस ने अब जानवरों के लिए प्रथम वैक्सीन बना दी है। प्रथम वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है, किसने, रूस ने। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। आज का चौथा प्रश्न है FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसमें कौन बने हैं, ऑप्शन ए है जोश जे कट्टर, ऑप्शन बी PR श्रीजेश, ऑप्शन डी ग्रेग बर्कले और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी PR श्रीजेश बने FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष। तो अब हम लोग को बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करना है। जोश जे कट्टर ये बने हैं हाल ही में RBI के कार्य निदेशक, ठीक है, RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बनेगा, जोश जे कट्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया RBI के बारे में। RBI की स्थापना 1935 में किस अधिनियम के द्वारा, 1934 के अधिनियम के द्वारा। इसके प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। 25वें नंबर गवर्नर है। 24वें नंबर के गवर्नर उर्जित R पटेल, जिनके समय नोटबंदी हुई थी। ये 24वें नंबर के गवर्नर थे। ये तो हो गया RBI के बारे में। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ग्रेग बर्कले क्या है, ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ठीक है, ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। ICC की स्थापना 1909 में कब हुई, 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में। कहां पर है, दुबई, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का
आज का चौथा प्रश्न। इसी के साथ मैं आपसे यही कहूंगा कि अब आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए और कोई भी समय नहीं आएगा। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाइए। और चलिए आज के चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पर। चलिए चलते हैं, आइए दोस्तों चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न, कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपए, कितने 1500 रुपए का किस राज्य ने देने की घोषणा की है? किस राज्य ने देने की घोषणा की? कितने रुपए? 1500 रुपए। किसको? अनाथ हुए बच्चों को। ठीक है, अनाथ हुए बच्चों को। आप सभी लोग जानते हैं कोरोना महामारी में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, उनको 1500 रुपए देने की किस राज्य ने घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका सही कौन सा जाएगा? पंजाब सरकार ने अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपए देने की घोषणा की है। उसके बाद पंजाब में मिशन फतेह, ठीक है, कौन सा? मिशन फतेह। मिशन फतेह नामक एक योजना चलाई गई है कोरोना के संक्रमण में। ठीक है, कौन सी? मिशन फतेह का कौन सरकार चलाई है? पंजाब सरकार ने। और दिल्ली सरकार ने भी अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। और कब तक? 25 वर्ष की आयु तक। उसके साथ साथ उन लोगों को भी देगी दिल्ली सरकार जिनके घर में जो व्यक्ति काम करता था उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई है, उनको भी दिल्ली सरकार देगी। तो किसने और दिया है? दिल्ली सरकार ने 2500 रुपए। ठीक है, 2500 रुपए देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में भारत का पहला कौन सा? लाइकेन पार्क है। ठीक है, लाइकेन पार्क कहाँ है? भारत का पहला उत्तराखंड में। उसके बाद भारत का पहला वन संरक्षण केंद्र, कौन सा? वन संरक्षण केंद्र। ठीक है, वन संरक्षण केंद्र भारत का कहाँ है? पहला उत्तराखंड में। तो चले चलते हैं अगले ऑप्शन पर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में एक नया जिला जुड़ा था। तो तमिलनाडु में कुल कितने जिले हो गए? 33 जिले। और तमिलनाडु कितने जिले टोटल? 33 जिले। और पंजाब में भी हाल ही में जुड़ा था नया जिला। तो कितने हो गए हैं? तो पंजाब में कितने हो गए हैं? 23। ठीक है, कितने हो गए? पंजाब में भी एक नया जिला जुड़ गया है। कौन सा जुड़ा है? मलरकोटला। ठीक है, मलरकोटला करके एक जिला जुड़ा है। कहां पर? पंजाब में नया जिला बन गया है मलरकोटला। अब मनरई, और जो तमिलनाडु में बना है वो मनरई करके बना है। ठीक है, तो मनरई बन गया तमिलनाडु में और मलरकोटला कहां बन गया है? पंजाब में, 23वां जिला। तो आइए इसी के साथ चलते हैं आज के 6वां प्रश्न पर। अक्षय ऊर्जा देश, कौन सा? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। तो कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन है? अमेरिका। अमेरिका शीर्ष पर है किसमें? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण में। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग पवन के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसमें कौन शीर्ष पर है? कौन है? अमेरिका। तो ये तो हो गया फर्स्ट पर कौन है? अमेरिका। सेकंड पर चीन हो गया, सेकंड पर है चीन और थर्ड पर हमारा देश भारत है। ठीक है, थर्ड पर कौन है? भारत। और भारत में एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया गया है। कहां पर? एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बना है। ठीक है, सोलर ट्री कहां बना है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पर? पश्चिम बंगाल। तो कहां का? एशिया का सबसे बड़ा। तो आइए इसी के साथ अब चलेंगे हम लोग आज के 7वें प्रश्न पर। चलिए चलते हैं, हम लोग चलेंगे आज के 7वें प्रश्न पे। 7वें प्रश्न पे चलने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा
कि आज का जो 9वां और 10वां प्रश्न है उसके साथ साथ स्टैटिक के जो पॉइंट है वो आपके परीक्षा में आने के ज़्यादातर संभावना है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेगा, पूरा देखिएगा। तो आज चलते हैं आज के 7वें प्रश्न पर। फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 कौन सा 2022 कहां पर आयोजित होगा? ऑप्शन ए अमेरिका, अरे ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। कहां पर होगा? ऑप्शन ए भारत में। फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप कहां पर होगा? भारत में, ठीक है, 2022 भारत में होगा। उसके बाद अब तो हम लोग का इससे काम चलेगा नहीं, तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग कुछ युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी कर लेते हैं। मालाबार कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? पहले होता था जापान, अमेरिका और इंडिया के बीच, ठीक है, जापान, अमेरिका और इंडिया के बीच। लेकिन 2020 में इसको लिखिए जय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जय धन ऑस्ट्रेलिया। कौन है? जय धन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जय ऑस्ट्रेलिया। 2020 से कौन जुड़ गया है? ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले कौन थे? जापान। कौन थे? जापान, अमेरिका, यूएसए और भारत। तो मालाबार युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? जापान, अमेरिका और इंडिया। अब जुड़ गया है नया देश ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों के बीच अब होगा। पहला हुआ है मालाबार युद्धाभ्यास कब? 2020 में, और उसके बाद 2021 में होगा। इसके साथ साथ अमेरिका में, अमेरिका और भारत के बीच, अमेरिका धन भारत के बीच होता है कौन सा? वज्र, कौन सा होता है? वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार किसके बीच होता है? अमेरिका और भारत के बीच। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम आज के, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी पहले ध्यान कर लीजिएगा। उसके साथ अब हम लोग चलेंगे आज के 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, किसके लिए? ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई है? ऑप्शन ए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ऑप्शन बी टेलीमेडिसिन, ऑप्शन सी मिशन ऑक्सीजन सेल्फ और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? ऑप्शन नंबर सी मिशन ऑक्सीजन सेल्फ। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो महाराष्ट्र सरकार इसके योजना के तहत पूरी करेगी। वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, ये जहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ के तहत पूरी की जाएगी। उसके बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी है, आप जो योजना थी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इसके तहत कोरोना के संक्रमण में अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए यह अभी योजना किसने चलाई थी? महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। उसके बाद टेलीमेडिसिन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुर्वेदिक तरीके से कोरोना के उपचार के लिए चलाई थी। किसने? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई थी। तो अब हम लोग चलेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। उसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक के आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके परीक्षा को नस्ते नाबूद कर देगा। जिसके साथ साथ आप लोग एक अपने मन में लक्ष्य बना लीजिए कि अब हमको इस बार सिलेक्शन लेना है। इस बार नहीं लिया तो हम लोग कभी नहीं ले पाएंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं आज के 9वें प्रश्न पर। चलिए चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ समुद्री सैन्य सहयोग के समझौते पर नवीनीकरण किया है? तो किसने किया है? भारत ने किस देश के साथ समुद्री सैन्य सहयोग, जो समुद्री सैन्य सहयोग है जैसे नौसेना का सहयोग है, उसके साथ नवीनीकरण किया है?
तो इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ओमान, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी केन्या। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओमान के साथ भारत ने समुद्री सैन्य सहयोग के समझौते पर नवीनीकरण किया है। तो ये तो हो गया 9वां प्रश्न। ये भी छपने की संभावना है क्योंकि नवीनीकरण किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ यह छपने की ज्यादातर संभावना है, पेपर में छपने की ज्यादातर संभावना है, ठीक है। तो आयरलैंड के तेज गेंदबाज जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है वह कौन है? ऑप्शन ए बायस रैकिंग, ऑप्शन बी बीजे वाटलिंग, ऑप्शन सी MS धोनी और ऑप्शन डी सुरेश रैना। किन्होंने की है? ऑप्शन नंबर ए बायस रैकिन ने। बायस रैकिन ये आयरलैंड के, कहाँ के? आयरलैंड के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के बाटलिंग ने, कहाँ के? न्यूजीलैंड के बाटलिंग ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और भारत के दो बहुत ही बड़े दिग्गज जिनको भारत के बच्चे जानते हैं, MS धोनी ने भी संन्यास ले लिया है। MS धोनी ने संन्यास ले लिया है। उसके साथ ये कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। और सुरेश रैना भी इन्हीं के साथ संन्यास ले लिए हैं। ये अभी कहाँ के हैं? भारत के, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदु स्टैटिक जीके पर, जो हमारे माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा। इसी के साथ फिर से मैं आपसे वही कहूँगा कि अगर सपने आपके माँ बाप ने देख लिए हैं, आपने देख लिए हैं, तो उसको पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी है। कोई फरिश्ता उसको पूरा करने के लिए नहीं आएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के स्टैटिक जीके के पॉइंट पर। उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जिससे आपके कंपटीशन की तैयारी अच्छे से होगी। चलिए चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदु स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके में हम लोग आज साइंस के कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। उससे आप लोगों के परीक्षा में साइंस के क्वेश्चनों पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पकड़ होगी। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, किसी भी वाहन में लगा स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा कि जो वाहन होता है उसमें एक स्पीडोमीटर होता है। जब आप लोग वाहन चलाते हैं तो उसमें स्पीडोमीटर होता है कुछ इस तरह का। उसमें काउंटिंग होती है 0, 10, 20 इस तरह करके, ऐसे करके यहाँ तक। किसी में 100, 120 इस तरह होती है। इसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है। आप जब वाहन को गति देते हो स्पीडोमीटर की स्पीड बढ़ जाती है। वो 0 से कहाँ पहुंच जाता है? 90, 100 या उससे प्लस पहुंच जाता है। तो ये व्यक्त क्या करता है? यही ये प्रश्न करना चाह रहा है। जो स्पीडोमीटर ये लगा है वाहन में, ये व्यक्त क्या करता है? तो ये व्यक्त क्या करता है? तात्कालिक चाल। क्या व्यक्त करता है? तात्कालिक चाल, ठीक है। तात्कालिक चाल, क्योंकि आप लोग जो तत्काल में वाहन को जो गति देते हो वही तो व्यक्त करता है। अगर वाहन आपकी खड़ी हो जाए या कोई भी आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, बस चला रहे हो, अगर उसको खड़ी कर दो तो क्या स्पीडोमीटर चलेगा? बंद हो जाएगा। तो वो व्यक्त का जब वो चलेगा तभी स्पीडोमीटर भी काम करता है। तो व्यक्त क्या करता है? तात्कालिक चाल। आइए चलते हैं आज के दूसरे पॉइंट पर। किसी समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या है? ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और वो भी एक बार नहीं, रिपीटेड प्रश्न है। और ये यहीं तक नहीं, यूपीपी तक नहीं, यूपीपीसीएस तक या उससे ऊपर तक भी ये पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये प्रश्न क्या कर रहा है। किसी समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाती है? पहली बात तो दूरी को हम लोग जान लेते हैं, दूरी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है, यहां से आपने चलना शुरू किया। आपसे कोई कह दे कि आप 5 किलोमीटर पूर्व चले जाओ, 5 किलोमीटर पूर्व चले जाओ।
उसके बाद 4 किलोमीटर उत्तर घूम के उसके बाद 2 किलोमीटर पश्चिम आ जाना। ये तो आपसे कहा गया 5 किलोमीटर, फिर पहले चला, फिर 4 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। तो आपने कुल कितना तात्कालिक चाल कितनी चली? 5, 4 और 2। निश्चित पथ पर कितनी दूरी तय, कितने चाल चली है? तो कितना हो गया? 5, 4, कितना टोटल हो गया? 11 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपसे विस्थापन पूछ दे तो एक बिंदु से दूसरे, मान लीजिए ए बिंदु है, ये आपकी बी बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की न्यूनतम दूरी, कम से कम की दूरी। अब आपको चलना है तो इस तरह नहीं जाना है, पहले आप पूर्व नहीं जाओगे, फिर आप उत्तर नहीं जाओगे और आप फिर उसके बाद पश्चिम नहीं आओगे, ठीक है। आपको तत्काल यहां से और यहां तक की कम से कम दूरी क्या हो जाएगी? जो यहां पर है 4 किलोमीटर, वही समान यहां पर होगी ना। ये मान लीजिए आपका 5 किलोमीटर था, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 14 किलोमीटर। आपकी यहाँ पे जो दूरी है वही दूरी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो विस्थापन अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन करते हैं। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर निश्चित समय में तय की गई चाल को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निश्चित समय में तय की गई चाल को, तय किए गए पथ पर जो चाल से चली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? दूरी। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है? निश्चित दिशा में, दिशा निश्चित है, इसमें दिशा निश्चित नहीं थी कि आपको किधर जाना है। पहले आप पूर्व गए, फिर उत्तर गए, फिर पश्चिम गए, इसमें निश्चित नहीं था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? निश्चित है। इसमें निश्चित दिशा हो, क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन, ठीक है। विस्थापन हो गया। और उसके बाद जिसमें दिशा निश्चित ना हो वो क्या हो जाएगी? दूरी। ये तो हम लोगों ने जान लिया, दूरी और विस्थापन। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? कोई भी वस्तु अपने जगह पर है वो वहीं पर रहने की चेष्टा करेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि कोई कार्य कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल है, साइकिल को अगर उसको पैदल लेकर जाना हो, उसको वो पंचर हो चुकी है, उसको अगर पैदल लेकर जाना हो तो आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर 5 किलोमीटर तक ले जाओ, आप 5 किलोमीटर लेकर जा सकते हो। वहीं पर बाइक हो, हल्की बाइक हो, उसको भी आप 5 किलोमीटर लेकर जा सकते हो। लेकिन वहीं पे आपको बुलेट दे दी जाए तो क्या आप 5 किलोमीटर ले जा सकते हो? ले तो जाओगे लेकिन हालत खराब हो जाएगी, उसके बाद फिर हिम्मत नहीं लगेगी। इसीलिए आप ये क्या, ये जड़त्व है, वो अपनी जो स्थिति उसमें बना रहना चाहता है। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपके पास कोई मेज है, उस पर आपने पढ़ने के लिए बुक रखी हुई है, उसमें से आप एक बुक उठाओगे, आपने एक बुक उठाया तो वो आसानी से आप उठा लोगे। उसके बाद 2 बुक उठाया, उससे कुछ एक्स्ट्रा बल लगेगा। एक साथ आपने 10 बुक उठाए तो आपको कुछ 10 बुक के बराबर एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा। और शायद आपने 50 कॉपियाँ उठाने की चेष्टा की, और वो भी अच्छी खासी कॉपियाँ पहले के फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे, तो आप शायद उठाने में असमर्थ हो, या उठाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इससे क्या है कि वो जो बुकें हैं वो अपनी स्थिति में बनी रहनी चाह रही हैं। वो जो वस्तु है, कोई भी वस्तु, वो अपनी स्थिति में सदैव बनी रहनी चाहती है। इसका मतलब क्या है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? अपने स्थान पे बना रहना, उसको कहते हैं। उसका दूसरा नाम है जड़त्व का नियम, ठीक है। जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों ने जान लिया होगा न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। उसके बाद परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? बताइए, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? चलिए जानते हैं परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है। जैसे कि ये मान लीजिए यह है एक राउंड, ठीक है। इसके बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कोई भी राउंडअप है उसके बाहर की तरफ हमेशा चक्कर लगाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग जानते होंगे कि आप लोग लाइन, बिजली का करंट
तो आप लोग कभी न कभी लगा होगा, कन्फर्म है हमको। नहीं लगा होगा तो कभी ट्राई मत करिएगा, लेकिन लगा होगा तो आप लोग जानते होंगे। अगर आपने स्विच में अपना जो तार है उसको लगा दिया है, लाइट है और स्विच अगर ऑफ है तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रल आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, फेस नहीं प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। इससे क्या मतलब है? इससे यही मतलब है आपको धन और प्लस दोनों मिलना चाहिए, इसी के साथ वो अपने गति में चलेगा। तो ये तो बाहर इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसके अंदर कौन होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। यही क्या होता है? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? आपने देखा बाहर कितने हैं? एक है। अंदर कितने हैं? दो। एक परमाणु हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया। अरे भैया परमाणु और न्यूट्रॉन तो है, परमाणु न्यूट्रॉन तो अंदर है, तो जनसंख्या बढ़ी ना। आप जानते हो क्या कि जहां बहुमत होती है वहीं पर वही सरकार जीतती है। वो भले ही करप्ट सरकार, उससे मतलब नहीं है। जहां पर बहुमत वही सरकार जीत गई। तो बाहर कितने हैं? एक, और अंदर दो। जीता कौन? अंदर का। तो अंदर को क्या कहेंगे? नाभिक। क्या कहेंगे? नाभिक। और बाहर को परमाणु। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में, ठीक है। फिर से जान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? बाहर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बहुमत है तो वो अंदर बैठ गए, जाके उनकी सरकार बन चुकी है, वो अंदर बैठे हुए हैं, अपना लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे आपस में, लेकिन हारेंगे नहीं। कभी दूसरा हारेगा तो कभी पहला हारेगा, लेकिन लड़ेंगे आपस में। कौन है सामने? अंदर कौन है? नाभिक, ठीक है। बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होगा? नाभिक में। सिंपल सा फंडा है। तो आइए इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले पॉइंट पे। चलिए चलते हैं। आइए अब चलते हैं आज के स्टडी जीके के अगले पॉइंट पर। हीलियम, लिथियम और सोडियम का सांकेतिक नाम क्या है? हीलियम, लिथियम और सोडियम का सांकेतिक नाम क्या है? तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, उससे याद करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। हीलियम का क्या होता है? He, लिथियम का Li और सोडियम का Na। इसको आप इस तरह याद कर सकते हो, हे ली ना, ठीक है। हीलियम का He, लिथियम का Li और सोडियम का Na। हेलिना क्या है? हेलिना। हीलियम, लिथियम, सोडियम, हेलिना। हेलियम सांकेतिक नाम आपका सामने है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? क्या मापते हैं? आर्द्रता। क्या? आर्द्रता, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब, क्या मापते हैं? दाब। और सिस्मोग्राफ से भूकंप। क्या? भूकंप किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर से दाब और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। हेलिना, हीलियम He, लिथियम Li और सोडियम Na, ठीक है। इसको चलिए हम एक बार और फिर से लिख देते हैं, He, Li और Na, ठीक है। तो ध्यान करिएगा, हेलिना। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। एमिनो अम्ल का बहुलक है। एमिनो अम्ल का बहुलक क्या है? एमिनो अम्ल का बहुलक क्या है? प्रोटीन, ठीक है। क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का। और अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव बन जाता है? तो कौन सा बन जाता है? आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर के पास क्या होता है?
क्या होता है, थर्मामीटर होता है ना, उससे क्या करते हैं हम लोग अपने बॉडी में चेकअप करते हैं, तो उसका जो पारा होता है वो पिघल जाता है, पिघला हुआ होता है वो ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगता है। तो क्या होता है, पारा, पारा एक क्या है, तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और वो कमरे के तापमान पे क्या होता है, द्रव की अवस्था में हो जाता है। ये तो हो गया। और कौन सा अधातु है, ये तो तत्व हो गया, ठीक है, ये धातु हो गई, क्या है, ये तो मान लीजिए कि तत्व धातु है, ठीक है, पारा एक धातु है। तो अधातु क्या है, और धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव में होती है, कौन सी है, ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन भी कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है, और पारा भी कमरे के तापमान पर द्रव में पाया जाता है, लेकिन पारा धातु है और अधातु ब्रोमीन है। पारसेक, पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है, किसकी है, दूरी की, ठीक है, किसकी है, दूरी की। पारसेक और एक और नोट कर लीजिएगा, प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष और पारसेक यह किसकी इकाई है, दूरी की। सूर्य और पृथ्वी, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी कुछ पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच की, ये सूर्य है, इसके बीच की जो दूरी है, इससे नापने, इसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पारसेक और प्रकाश वर्ष का, ठीक है। पृथ्वी, ये हमारी कुछ पृथ्वी है इस तरह, ठीक है, और सूर्य के बीच की दूरी को नापते किससे है, पारसेक और प्रकाश वर्ष से। और आज का स्टैटिक जीके का लास्ट पॉइंट है, स्वस्थ मनुष्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्वस्थ मनुष्य की आंख की, ठीक है, किसकी, आंख की न्यूनतम दूरी इतनी होती है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, कितनी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। हीलियम, लिथियम, सोडियम का सांकेतिक नाम, हीलियम का He, लिथियम का Li, सोडियम का Na, इसका ट्रिक है हेलिना। उसके बाद हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन का बहुलक है। कमरे के तापमान पर कौन सा धातु पारा रहता है, कौन सा धातु द्रव में रहता है, पारा, और कौन सा अधातु, ब्रोमीन। पारसेक और प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई है, दूरी की। और स्वस्थ मनुष्य की आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ हम आपसे यही उम्मीद करेंगे, आप लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, जी जान लगा दोगे। इस बार अपने माँ बाप को खुशी के आंसू जरूर से जरूर रुलाइएगा, उनको मिठाइयाँ खिलाइएगा, जिससे आपके पड़ोसी शर्मिंदा हो जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।